पीछे छूटेगा बहुत कुछ पर तुझे आगे बढ़ना है, साथ छूटेगा बहुतों का तो खुद पर यकीन करना। हवाओं की तरह रहे होंगे जब सब, पर तू पर्वत की तरह स्थिर रहना। काले बादल भी छाएंगे ज़रूर पर तू सूरज सा जिद्दी बनना। रास्ते भरे हों अगर कांटों से, तू अपने हौसलों के पंख खुले रखना। बस रुकना मत, बस रुकना मत, बस रुकना मत। तुझे अपने लक्ष्य से ज़रूर मिलना है, तुझे अपने लक्ष्य से ज़रूर मिलना है। तो इस शानदार कोटेशन के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हैं, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं धीरे धीरे। इससे पहले हम 2 टॉपिक्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि आप लोग देख चुके होंगे। इससे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उसका अगला वीडियो मुग़ल काल। इन दोनों वीडियो का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो अपलोड हो चुका है। लगभग 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो ये आपका तीसरा टॉपिक्स है बंगाल विजय। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल विजय और बंगाल के नवाब, किस तरीके से बंगाल मुग़लों से अलग हुआ, बंगाल के नवाब कौन बने, किस तरीके से बंगाल आगे बढ़ा, और बंगाल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पलासी का जो युद्ध हुआ, इसकी वजह क्या थी और ये कब और कहाँ और कैसे हुआ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो में ही हम आपको बता चुके हैं कि बंगाल का संस्थापक, अवध का संस्थापक, कर्नाटक का संस्थापक, और बंगाल हो गया, अवध हो गया और कर्नाटक हो गया। ठीक है, और एक किस चीज़ का था, इन सारी चीज़ के संस्थापक के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनकी स्थापना किसने की। ठीक है, मुग़ल से अलग करके। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे। आपको मालूम भी होगा कि बंगाल को स्वतंत्र रूप से मुग़ल से अलग करने वाला जो सूबेदार था वो कौन था, तो मुर्शिद कुली ख़ां थे। मुर्शिद कुली ख़ां ने बंगाल को पूरी तरीके से मुग़ल से अलग कर दिया और अपना बंगाल का नवाब बन गए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बंगाल को स्वतंत्र तो कर दिया था, लेकिन फिर भी मुग़ल राजाओं को नजराना भेजते रहते थे वो। ठीक है, ताकि वो मुग़ल जो राजा हैं वो नाराज़ ना हो और कहीं आक्रमण करके फिर से बंगाल को अपने में ना मिला ले। तो इसलिए मुर्शिद कुली ख़ां ने बंगाल को स्वतंत्र तो कर लिया था, लेकिन मुग़ल को नजराना हर साल कुछ न कुछ भेजते रहते थे। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका पॉइंट, बंगाल के स्वतंत्र रूप से स्थापना किसने की, मुर्शिद कुली ख़ां ने, जो आप बाखूबी पहले से जानते हैं। अगला, इन्होंने कब से कब तक राज किया, कब से कब तक नवाब बने रहे, तो 1717 से 1727 तक ये बंगाल के नवाब बने रहे। ठीक है, बंगाल को मुग़ल से अलग करके चलाया। ठीक, तो कब से कब तक, तो 1717 से 1727 तक। ठीक है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। ठीक है, मतलब इनकी राजधानी, इसने बंगाल की राजधानी ढाका से हटा के इसने मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाया और उस नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। ठीक है, जिस मकसूदाबाद को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, उसी नगर का नाम इन्होंने बदल कर अपने नाम पर रख दिया मुर्शिदाबाद, क्योंकि उनका नाम मुर्शिद कुली ख़ां था, तो अपने नाम पर इन्होंने उस शहर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी किसको बनाया था, तो मुर्शिदाबाद को। ठीक है, अब आगे आइए। मुर्शिद कुली ख़ां ने ही भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये कभी अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि इजारा व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो मुर्शिद कुली ख़ां ने ही की थी। ठीक है, मुर्शिद कुली ख़ां ने ही इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी।
ठीक है। तो ये इदारा व्यवस्था क्या था, तो भूमि से रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन था। तो इसकी शुरुआत मुर्शिद कुली खां ने की थी। चलिए, तो 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब बने रहे। 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद दो छोटे छोटे नवाब आते हैं। कौन कौन? सुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 39 तक रहते हैं, और उसके बाद आते हैं सरफराज, जो कि 1739 से 40 तक रहते हैं। ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना नहीं पूछे जाते हैं। बस मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक, उसके बाद 1727 से 39 सुजाउद्दीन रहते हैं, और 1739 से 40 सरफराज रहते हैं। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि अलवर्दी खां नामक एक सेना नायक, जो कि इनकी सेना में शामिल रहता है, सरफराज की सेना में, ठीक है, शामिल रहता है। और ये एक सेना नायक था। ये क्या करता है कि 1740 में सरफराज की हत्या कर देता है। ठीक है, 1740 में सरफराज की हत्या कर देता है और ख़ुद बंगाल का नवाब बन जाता है। कौन? अलवर्दी खां। ठीक है, 1717 में अलवर्दी खां क्या करता है कि 1740 में सरफराज की हत्या कर देता है, क्योंकि वो तो उस समय एक सेना नायक रहता है, सेना में शामिल रहता है। तो वो चालाकी से वो 1740 में सरफराज की हत्या कर देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है खुद अपने। ठीक है, और ये क्या करता है कि जिस तरीके से पहले अलवर्दी खां मुग़ल के राजा को नजराना भेजते रहते थे, तो इसने भी क्या किया कि स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपया उसने मुग़ल राजाओं को शुरुआत में भेज दिया, ताकि मुग़ल राजा इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, कुछ रुकावट नहीं पैदा करे, क्योंकि इसने बंगाल के नवाब की हत्या की थी और हत्या करके खुद राजा नवाब बन गया था। तो इसीलिए उसने शुरुआत में मुग़ल को नजराना भेजा। लेकिन उस बात के बाद, मतलब उसके बाद उसने फिर कभी कुछ भी मुग़ल को नहीं भेजा, मतलब कुछ भी नजराना मुग़ल को भेजना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब पूरी तरीके से मुग़ल से अलग करके बंगाल को चलाने वाला जो नवाब था वो कौन था? तो अलवर्दी खां था। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कि मुग़ल की स्वतंत्र रूप से स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने की थी, लेकिन वो मुग़ल को नजराना भेजते रहते थे। लेकिन स्वतंत्र रूप से पूरी तरीके से मुग़ल का कोई हस्तक्षेप ना हो, पूरी तरीके से अलग कर दिया था बंगाल को, तो वो कौन था? तो अलवर्दी खां। अलवर्दी खां कौन था? तो सरफराज की सेना में एक सेना नायक था। ठीक है, सरफराज जो कौन थे, वो कौन थे? तो 1739 से 40 तक वो बंगाल के नवाब बने थे। तो इसने उसकी हत्या करके और बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, चलिए आगे आइए। अलवर्दी खां कब से कब तक नवाब रहता है? तो 1740 से 1756 तक ये बंगाल का नवाब बना रहता है। तो याद रखिएगा कब से कब तक? 40 से लेकर 56 तक, 16 साल। ठीक, अलवर्दी खां के नेतृत्व में पृथक बंगाल, जो अभी हम आपको बता चुके हैं, पृथक बंगाल मतलब मुग़लों से अलग बंगाल की स्थापना हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मुग़लों को नजराना भेजना ये इसने बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। अलवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है अलवर्दी खां का। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे गए हैं। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यह अलवर्दी खां का स्टेटमेंट था। इसने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है, और उन्होंने कहा है यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी आपको। ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो अलवर्दी खां के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। मतलब अलवर्दी खां ने ये कहा था कि मधुमक्खियों की, यूरोपीय कंपनियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। और उन्होंने कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर्दी खां की 3 बेटी थी। ठीक है, इसके एक भी बेटे नहीं थे अलवर्दी खां की। ठीक है, इनके 3 बेटी थी, और तीनों की शादी इन्होंने अलग अलग जगह पर करवाई थी। तो जिस बेटी की शादी इन्होंने पटना में करवाई थी, उसी का एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो यही अपने मरने के बाद, जब 1756 में इनकी मृत्यु होती है, तो मरने के बाद इन्होंने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाते हैं। और यहीं से शुरुआत होता है प्लासी के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो अलवर्दी खां के मरने के बाद 1756 में जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तो ये अगला नवाब कौन बनता है बंगाल का? तो सिराजुद्दौला। ये कौन था? तो इनका नाती था, पटना वाली बेटी के बेटा था ये।
ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए, तो ये भी तो हम आपको बता ही चुके हैं इस मधुमक्खी के छत्ते के बारे में, ये स्टेटमेंट तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब आ गई अलवर्दी खां की 3 बेटी थी, ये भी आपको अभी हमने बता दिया। ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। तो सिराजुद्दौला ये क्या बनते हैं, बंगाल के नवाब बन जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के समय, सिराजुद्दौला के ही समय एक काल कोठरी की घटना होती है जिसे हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लैक होल की एक काल कोठरी की घटना होती है। इसकी ये कब होती है ये घटना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसका डेट भी पूछा जाता है कि काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। तो 20 जून 1756 को यह घटना हुई थी, ठीक है, 20 जून 1756 को। अब रही बात कि ये घटना क्या थी, काल कोठरी वाली घटना, तो हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला ने एक बहुत ही छोटे से कमरे में, ठीक है, एक बहुत ही छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। और वह कमरा ऐसा था जिसके चारों तरफ से कोई भी वेंटिलेशन नहीं था। और 146 अंग्रेज़ों को रात भर के लिए उसने बंद कर दिया। और जब सुबह उन्होंने उस कमरे को खोला तो उस 146 में से सिर्फ और सिर्फ 23 अंग्रेज़ ही जिंदा बचे हुए थे, बाकी सारे मर गए थे। और इसी को काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। रात में इन्होंने 23 जून 1756 को रात में एक छोटे से अंधेरे कमरे में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था, ठीक है। और जब अगले दिन सुबह में इन्होंने खोला तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 23 अंग्रेज़ बचे थे और बाकी सारे सफोकेशन के कारण मर गए थे। और इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। और इस घटना को उजागर किसने किया था, फैलाया किसने, इसके बारे में किसने बताया था, तो हॉलवेल ने बताया था। ये सबसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ही बनता है कि ब्लैक होल की घटना को प्रचलित किसने किया, मतलब इसको फैलाने वाला, बताने वाला कौन था, तो हॉलवेल था। क्योंकि इस 23 अंग्रेज़ में से जो एक अंग्रेज़ बचे थे वो हॉलवेल भी इसमें से थे, ठीक है। तो इन्होंने ही इसके बारे में बताया था, ठीक। और कहा जाता है, माना जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह भी इस घटना का कारण है। मतलब ये जो काल कोठरी की जो घटना थी, इसी घटना का कारण भी आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। बाकी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच पहले ही, युद्ध से पहले एक अलीनगर की संधि होती है, ठीक है। प्लासी के युद्ध से पहले अलीनगर की संधि होती है, किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होती है, ठीक है। अलीनगर की संधि, अलीनगर पहले कलकत्ता को ही कहा जाता था, कोलकाता को ही अलीनगर के नाम से जाना जाता था। कोलकाता का ही नाम सिराजुद्दौला ने अलीनगर रखा था, ठीक है। ये भी अक्सर पूछ देता है कि अलीनगर कलकत्ता का पुराना नाम है जिसको किसने रखा था, सिराजुद्दौला ने ही रखा था। और उसी समय सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच अलीनगर की संधि हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब संधि का उल्लंघन होने लगता है तो 23 जून 1757, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए, हर एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो, दरोगा हो, कुछ भी हो। तो 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और यह युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो इतिहास में इससे जाना जाता है कि बिना लड़े इस युद्ध को जीत लिया गया था, ठीक है। यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें बिना लड़ाई किए हुए इस युद्ध को जीत लिया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, तो प्लासी का युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला के जितने भी अपने लोग थे ये सारे इनको धोखा दे दिए थे और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, ठीक है। यह युद्ध हारने की वजह भी यही थी सिराजुद्दौला की कि इनके सारे बहुत ही खास इंपॉर्टेंट लोग ये सब इनको धोखा दे करके अंग्रेज़ों से मिल गए थे। वो कौन कौन से लोग थे, तो सबसे पहले तो इनका सेनापति जो था यही इनके अगेंस्ट में हो गया था और अंग्रेज़ से मिल गया था, मीर जाफ़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है अक्सर कि मीर जाफ़र ये इसका सेनापति था, ये सिराजुद्दौला का धोखा दे करके विश्वासघात किया था और अंग्रेज़ों से मिल गया था। उसके बाद एक राय दुर्लभ थे जो कि एक दीवान थे, इन्होंने भी ये भी अंग्रेज़ से हाथ मिला लिए थे। इसके बाद एक घसीटी बेगम, एक मौसी इनकी थी, ठीक है, ढाका वाली एक घसीटी बेगम, ये भी इनके साथ क्लैश रहता था, मतलब इनके साथ इनके विरोध में रहते थे हमेशा। तो इसलिए ये भी अंग्रेज़ के साथ मिल करके इनको हटाना चाहते थे। अगले अमीन चंद जो कि एक व्यापारी थे, ये भी अंग्रेज़ के साथ मिल करके इनके अगेंस्ट में आ गए थे। और एक जगत सेठ थे जो कि एक बैंकर थे, ये भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और इनके अगेंस्ट में आ गए थे। इन सभी के सपोर्ट से अंग्रेज़ क्या करता है कि प्लासी का युद्ध जीत जाता है। और होता क्या है कि बिना युद्ध किए ही यह युद्ध जीत लेते हैं लोग।
कैसे? तो जब मीर जाफ़र सिराजुद्दौला जब मीर जाफ़र के साथ जब युद्ध के मैदान में आता है लड़ने के लिए, तो उसे तो मालूम नहीं था कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ के साथ मिला हुआ है। तो मीर जाफ़र ने उनको बहला करके उस सिराजुद्दौला को भेज देता है कहीं और कहता है कि आप जाइए, हम लोग इस युद्ध को जीत जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की सेना बहुत बड़ी है और अंग्रेज़ों की सेना बहुत छोटी थी और उनको तो मालूम नहीं था कि मीर जाफ़र उसमें मिला हुआ है। तो उसमें आपस में कुछ हल्का फुल्का युद्ध हुआ, उसके बाद अपने आप ये लोग युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेज़ युद्ध जीत जाता है। और बाद में जा कर के मीर जाफ़र का जो बेटा रहता है, मीर जाफ़र का बेटा मीर मदान, ये क्या करता है कि उनकी हत्या किनारे ले जा कर के उनकी कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसी तरीके से सिराजुद्दौला का अंत हो जाता है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बारे में आपको सब पता चल गया कि प्लासी का युद्ध के कैसे कैसे कब कब हुआ और किन किन लोगों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। ठीक है, अब रही बात कि सिराजुद्दौला का साथ देने वाला 2 सेनापति था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन थे 2 सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो वो थे कौन? तो मीर मदान और मोहन लाल। ये बहुत क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है कि एक मीर मदान थे और एक मोहन लाल, ये 2 ऐसे सेनापति थे जो इसका सिराजुद्दौला का साथ दिए थे और बाद में ये भी मारे गए थे सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, तो सिराजुद्दौला का साथ देने वाला 2 सेनापति कौन था? तो मीर मदान और मोहन लाल। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि ए बैटल ऑफ प्लासी इज ए बैटल विच वाज नेवर फाउट। बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा बैटल है, एक ऐसा युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया, बिना लड़े जीत लिया गया था। क्यों? क्योंकि उसके जिससे लड़ा जा रहा था उसी के सेनापति सब फेवर में थे अंग्रेज के, तो इसलिए बिना लड़े ये जीत लिया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वो जब ये सिराजुद्दौला जब मर जाते हैं और अंग्रेज़ जब ये युद्ध जीत जाते हैं प्लासी का, तो उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो अब याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मीर जाफ़र। कब से कब तक? तो 1757 से लेके 60 तक 3 साल के लिए बनता है नवाब। ठीक है, तो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मीर जाफ़र बनते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा काल था, एक ऐसा शासन का समय था जिस समय अंग्रेज़ों ने खूब दम भर के जी भर करके पूरा मुग़लों को लूटा था। ठीक है, बंगाल को लूटा था। ठीक है, क्योंकि ये मीर जाफ़र जो था वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ के अंडर में था, तो इसलिए ये जितना चाहते थे ये वहाँ से बंगाल से पूरी तरीके से व्यापार करते थे और खूब लूटते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो होता क्या है कि 1757 से 60 तक बंगाल के नवाब बनते हैं कौन? मीर जाफ़र। और फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं कि 1760 में मीर जाफ़र के दामाद थे मीर कासिम, तो वे क्या करते हैं कि उनके दामाद को नवाब बना देते हैं बंगाल का। ठीक है, मीर कासिम जो दामाद थे मीर जाफ़र के, इनको ये 1760 में बंगाल का नवाब बना देते हैं, ऐसा सोच करके कि शायद मीर जाफ़र से ज़्यादा ये सपोर्ट करेंगे हमको। मतलब मीर जाफ़र जितना हमको अभी सपोर्ट कर रहा है लूटने में, उससे ज़्यादा सपोर्ट इनके दामाद करेंगे मीर कासिम। लेकिन ये होता क्या है, ये पूरा उल्टा हो जाता है। तो मीर जाफ़र जो सपोर्ट कर रहा था उससे ज़्यादा मीर कासिम क्या करता है, उनको और बाधाएँ डालने लगता है। ठीक है, रुकावटें पैदा करने लगता है अंग्रेज़ों में। तो उसके बारे में देखते हैं, आइए। ठीक है, तो मीर कासिम कब से कब तक रहते हैं? तो मीर जाफ़र आपको 1757 से 60 तक रहते हैं। ठीक है, और मीर कासिम जो नवाब बनते हैं आपको वो 1760 से 1763 तक, ये भी 3 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ ने सोचा कि शायद ये ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए इन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। कब से कब तक ये नवाब बने? तो 1760 से लेके 1763 तक। अब आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने सोचा कि हमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों को और चुनौतियाँ देना शुरू कर दिया। क्या क्या दिया? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला, मीर कासिम ने अपने बंगाल की जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी उसको हटा के उन्होंने मुंगेर कर दिया। क्यों? क्योंकि वे अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से दूर रहना चाहते थे, तो इसलिए उसने बंगाल की जो राजधानी मुर्शिदाबाद जो बनाई गई थी उसे हटा करके वो अपनी राजधानी मुंगेर को बना लेते हैं, मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
ठीक है, पहला। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा भी गया है कि मीर कासिम ने अपने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र किया था, तो मुंगेर कर लिया था। अगला, मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स में छूट देने लगे थे। पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को छूट दी गई थी, आम लोगों को, भारतीय व्यापारी को नहीं था। तो अब इन्होंने क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को भी छूट देने लगे, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, अगला, इन्होंने टैक्स के नियमों में भी बहुत सारा सुधार किया था। टैक्स के नियमों में भी बहुत सारा सुधार किया था, जिससे अंग्रेज़ों को परेशानियां होने लगी थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई थी। तो उसके बाद अंग्रेज़ इनसे खुश नहीं थे। तो बाद में होता क्या है कि एक घटना होती है जिसे हम लोग पटना कांड के नाम से जानते हैं। 1763 में पटना कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पटना कांड था क्या, हुआ क्या था इसमें, आइए देखते हैं। तो होता क्या है कि अंग्रेज़ अधिकारी एक एलिस था, वो अपनी सेनाओं के साथ आता है और पटना में आकर के मीर कासिम के कुछ काम काज वहाँ पर थे, तो जो कि अंग्रेज़ के अगेंस्ट में होते थे, वहाँ पर आकर के मीर कासिम पर आक्रमण करता है। तो होता क्या है कि मीर कासिम पर आक्रमण आके करता है, लेकिन उल्टा उसी पर ये भारी पड़ जाते हैं। मीर कासिम इन्हीं लोगों को क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं और इनकी सारी सेनाओं को और साथ साथ इस एलिस को भी मार देते हैं और मार देते हैं, जिसके कारण ये अंग्रेज़ों को ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं आया और ये क्या करते हैं कि तुरंत इसे बंगाल के नवाब से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो कांड था, इसी को हम लोग पटना कांड के नाम से जानते हैं। जब एलिस और अपनी सेनाओं के साथ आकर के जब मीर कासिम पर हमला करता है, तो अंग्रेज़ के अगेंस्ट में थे, उस पर से हमला करता है, और लेकिन एलिस और उसके सिपाही मारे जाते हैं। इस हमले में उल्टा अंग्रेज़ के सिपाही और जो अंग्रेज़ एलिस था, यही मारा जाता है। ठीक है, तो इसी कांड को हम लोग पटना कांड के नाम से जानते हैं और इसी पटना कांड के चलते अंग्रेज़ जो हैं वो इनको बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं और वापस फिर से बंगाल के नवाब किसको बना देते हैं, तो मीर जाफ़र को ही बना देते हैं। ठीक है, तो फिर से वापस बंगाल का नवाब कौन बन जाता है, तो 1763 में मीर जाफ़र बन जाता है। ठीक है, तो 1763 से लेकर 1764 तक 1 साल के लिए बंगाल का नवाब रहता है मीर जाफ़र, और उसके बाद 64 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जब मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटाया गया, तो फिर ये क्या होता है कि मीर कासिम बंगाल के नवाब बनने के लिए ये बाकी राजाओं से मदद लेने के लिए जाते हैं। बाकी राजाओं के पास जाते हैं, बाकी नवाबों के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया 1763 में, और फिर से 1763 से 65 तक मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। ठीक है, 63 से 65 तक मीर जाफ़र थे। ठीक है, और 1765 में जाके मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या होता है कि मीर कासिम नवाब बनने के लिए अन्य राजाओं के पास जाते हैं। अभी हम आपको बताया था कि मीर कासिम को जब बंगाल के नवाब से हटा दिया गया, तो ये बाकी राजाओं के पास, बाकी नवाबों के पास जाते हैं और उनसे सहयोग मांगते हैं कि आप हमको सहयोग दें, हम अंग्रेज़ों से युद्ध करेंगे और फिर से बंगाल के नवाब बनना चाहते हैं। तो इनका सहयोग देने वाला कौन कौन था, तो आइए जानते हैं। तो वह मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के पास जाते हैं और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के पास जाके सहयोग मांगते हैं। तो 22 अक्टूबर सहयोग मांगते हैं और फिर जाकर के एक युद्ध होता है। वो युद्ध सबसे फेमस युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि बक्सर का युद्ध था। याद रखिएगा, अंग्रेज़ की शुरुआत प्लासी के युद्ध से हो गई थी, अंग्रेज़ की विस्तार की शुरुआत, लेकिन अंग्रेज़ के को राज्य करने का जो दरवाज़ा था वो पूरी तरीके से कब खुला था, बक्सर के युद्ध में खुला था। बक्सर का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ अकेले 3 बड़े बड़े नवाब और राजाओं को हरा दिया था। वो कौन थे, आइए जानते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, इसका डेट याद रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1761। ये सब याद रखना है सब। ठीक है, तो डेट के साथ भी कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, जिनमें किनके कितने बीच होता है, तो एक तरफ होते हैं आपके अंग्रेज़ और दूसरे तरफ ये 3 राजा लोग होते हैं। पहला होता है मीर कासिम, दूसरा मुग़ल राजा शाह आलम द्वितीय और तीसरा शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। मतलब इन तीनों की सेनाएं एक साथ रहती हैं और यहाँ अंग्रेज़ की सेना अकेले रहती हैं। और लास्ट में क्या होता है कि अंग्रेज़ इन तीनों को एक साथ हरा देते हैं और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है,
3 राजाओं को एक साथ वो हरा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि विलियम पिट ने क्लाइव को कहा था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। तो पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस क्लाइव के बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो प्लासी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। और बक्सर की लड़ाई जो हुई थी अभी 1764 में जो हो रही है, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल की बक्सर की लड़ाई जो हुई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। इससे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, इससे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इसको। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। और विलियम पिट ने ही क्लाइव को कहा था कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, मतलब स्वर्ग से उतरा हुआ ये सेना नायक है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो मतलब राज करने की जो नीति थी ये बहुत ही अच्छी और शानदार थी, बहुत बढ़िया था। ये इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, ये पहले एक अंग्रेज़ ऑफिसर लोग जो होते थे उनके किचन में ये काम करने वाला एक सर्वेंट था। ये समझ सकते हैं कि ये ज़मीन से उठ के सीधे आसमान तक पहुंचने वाला ये सेना नायक था। सेना नायक क्या, ये बाद में एक गवर्नर बन गया था। ठीक है, तो पहले एक ऑफिसर के किचन में काम करने वाला एक सर्वेंट था। वो अपनी काबिलियत से धीरे धीरे अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हुआ, फिर धीरे धीरे अपनी काबिलियत से सेनापति बन गया, और फिर सेनापति बन करके जब वो प्लासी का युद्ध जीतता है तो प्लासी के युद्ध जीतने के बाद फिर बंगाल का गवर्नर बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जाकर के आपको पढ़ाएंगे। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि ये विलियम पिट ने ये क्या कहा था, किसके बारे में कहा था? तो क्लाइव के बारे में कहा था कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ठीक है, तो किसके लिए कहा गया था? क्लाइव के बारे में। तो बक्सर का में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। और प्लासी में क्लाइव ने किया था। और जब ये युद्ध बक्सर का युद्ध होता है तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो ये लोग युद्ध जीत जाते हैं, और 1765 में जाके इलाहाबाद की संधि इन लोगों के बीच होती है। ठीक है, और यह संधि 2 संधि होती है, 2 अलग अलग संधि होती है। वो 2 अलग अलग संधि कौन सी होती है? तो ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया, VI लिखे हुए हम यहाँ पे। तो पहली संधि आपकी होती है प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। डेट पूछता है अक्सर एग्जाम में, इसलिए डेट पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहली संधि 12 अगस्त 1765 को होती है। किससे किसके बीच? तो मुगल राजा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच होती है। सॉरी, मुगल और अंग्रेज़ों के बीच 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इस संधि में क्या होता है? तो इस संधि में मुगल राजा शाह आलम द्वितीय थे, उनसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र उनसे छीन लिया जाता है और अंग्रेज़ को सौंप दिया जाता है। मतलब कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेज़ों को सौंप दिए जाते हैं इस संधि में। ठीक है, और इलाहाबाद क्षेत्र जो अवध के हिस्से में आता था वह मुग़लों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, अवध के अंदर में जो इलाहाबाद आता था वो मुग़ल को, शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 क्षेत्र था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसको पूरी तरीके से अंग्रेज़ अपने अंडर में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा इन लोगों को टैक्स वसूल होते थे। ठीक है, टैक्स मिलते थे। तो इसलिए तो पहली संधि तो आपकी ये हो गई 12 अगस्त 1765 को मुग़ल और अंग्रेज़ के बीच हुई। और दूसरी जो इलाहाबाद की संधि होती है वो आपको 16 अगस्त 1765 को होती है। ठीक है, ये किसके बीच होती है? तो अवध और अंग्रेज़ के बीच होती है, क्योंकि अवध के नवाब भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो अवध और अंग्रेज़ के बीच 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है। ठीक है, तो इस संधि में क्या होता है कि 50 लाख रुपया जुर्माना के रूप में अवध के नवाब को देना होता है अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो अंग्रेज़ को, अवध के नवाब जो हैं वो अंग्रेज़ को 50 लाख रुपया जुर्माना के रूप में देते हैं। किस संधि के हिसाब से? इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, तो आपको प्लासी के युद्ध के बारे में भी पता चल गया, आपको उसके इलाहाबाद संधि जो हुई उसके बारे में भी पता चल गया, बक्सर का युद्ध भी पता चल गया। मतलब आपको जितना हमको बंगाल विजय के बारे में आपको बताना था वो सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। कुछ 2 पॉइंट यहाँ पे भी है, इसको भी देख लिए कि 1765 में क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बंगाल में द्वैत शासन किसने स्थापित किया था? तो क्लाइव ने किया था। कब? 1765 में। देखिए, जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीत लिया जाता है तो युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। किसको? क्लाइव को। ये कब से कब तक रहते हैं? तो 57 से 60 तक ये बंगाल के गवर्नर बने होते हैं।
ठीक है। और उसके बाद 1760 के बाद फिर ये दोबारा फिर 1765 में फिर ये बंगाल के नवाब बन के आते हैं और उसी समय इन्हीं के समय इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। और द्वैत बंगाल में जो द्वैत शासन की शुरुआत करते हैं यही करते हैं, क्लाइव करते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में किसने की थी, तो क्लाइव ने की थी। और द्वैत शासन को हटाया किसने था, तो वैरेन हेस्टिंग ने हटाया था। कब हटाया था, तो 1772 में, ठीक है। तो द्वैत शासन कब से कब तक चला, 1765 से लेके 1772 तक, ठीक है। बंगाल में जो द्वैत शासन चला वो 1765 से 1772 तक। तो शुरुआत किसने की, क्लाइव ने, और हटाया किसने, वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब रही बात कि इसके बारे में जाना जाए कि द्वैत शासन होता क्या है, डुअल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। द्वैत शासन क्या होता था, तो होता क्या था कि जब बंगाल के समय जो उस समय नवाब जो बनाया गया था मीर जाफर को, और उस समय अंग्रेज़ का भी शासन होता था, तो इन लोगों ने क्या किया कि द्वैत शासन की शुरुआत की। इस द्वैत शासन में एक दीवानी मामला जो होता था वो अपने पास रखते थे, और जो राजनीति मामला जो होता था वो उन लोगों को दे देते थे, बंगाल के जो राजा नवाब होते थे उन लोगों को दे देते थे। तो इससे होता था कि दीवानी मामला मतलब जितने भी टैक्स से रिलेटेड जो भी टैक्स वसूल किया जाएगा वो सब अंग्रेज़ करेंगे। मतलब जितना पैसा रुपये का मामला होता था वो सब उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। और जो राजनीति से मामला जो होता था, न्याय से रिलेटेड या जो भी मतलब राज चलाने से रिलेटेड होता था, तो वो किसको दे दिया, बंगाल के नवाब लोगों को दे दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया बंगाल में, क्लाइव ने स्टार्ट किया 1765 में। हटाया किसने, 1772 में वैरेन हेस्टिंग ने हटाया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अकॉर्डिंग टू द डुअल गवर्नमेंट, एक होता था नवाब और एक होता था डिप्टी नवाब। नवाब में कौन होता था, ये नाम का नवाब होता था खाली, ठीक है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, ठीक है, राजनीति देखता था वो सिर्फ, ठीक है। और दूसरा होता था डिप्टी नवाब, ये मेन होता था ये, ठीक है। ये मेन पावर इसी के हाथ में होता था। ये डिप्टी नवाब जो होता था वो अंग्रेज़ के द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे, इन सारा पावर इनके हाथ में होता था, ब्रिटिश पावर जिसे कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता था, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते थे, रेवेन्यू का सारा कलेक्शन यही करते थे, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया। तो यहीं तक आपका लास्ट है, आखिर है बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं, इसकी स्थापना किसने किया, या फिर उसके बाद किसका नवाब कौन कौन बना, प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं सब्जेक्टिव। और अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि ये भी आधा घंटा का वीडियो आपका हो चुका है। आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग होगा। अब ये देखिए, ये एंग्लो मैसूर युद्ध है, ठीक है। ये अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव के बाद, यो वही मैसूर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये बंगाल का तो आपका हो गया। उसके बाद अगला अब हम लोग आएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपका बना लेंगे।